नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है? क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है या भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घट रही है? साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव अभी नहीं है, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन सर्वे करने वाली सर्वे एजेंसियां ऐसा भविष्यवाणी कर रही हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है और अभी अगर चुनाव हो जाए तो फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे, गहराई में जाकर के सोचने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो एजेंसियां कह रही हैं, सर्वे एजेंसियां, ओपिनियन पोल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। साथियों, विश्लेषण प्रारंभ करें उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने की बटन को जरूर दबाएं, घंटी को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो तुरंत आपको मिल जाए। साथियों, इंडिया टुडे का एक ओपिनियन पोल आया है और इसका ओपिनियन पोल साल में 2 बार आता है। तो इसके पहले 6 महीने पहले भी उसका ओपिनियन पोल आया था, जिसमें इंडिया टुडे ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 53% तक हो गई है। उसके पहले जो उसका सर्वे आया था उसमें 60 से भी ऊपर बताया गया था कि 63 या 65% लोग प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहते हैं, तिबारा देखना चाहते हैं। और अभी जो आज का आंकड़ा है इसमें कहा जा रहा है कि अब 59% लोग देश के चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और अगर अभी इलेक्शन हो जाता है लोकसभा चुनाव का तो उसमें 271 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 296 सीटें मिलेंगी। साथियों, ये ओपिनियन पोल है, ये कोई आंकड़ा नहीं है, कि ऐसा आंकड़ा नहीं है जो कि विश्वसनीय हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मीडिया से जो रिलेशन है उसे गोदी मीडिया कहा जाता है और उसी गोदी मीडिया का हिस्सा इंडिया टुडे और आज तक भी है। या यूं कहें कि इंडिया टुडे और आज तक गोदी मीडिया का सबसे बड़ा पॉपुलर लोकप्रिय चैनल और मैगजीन है आज की तिथि में। और वे अपने मालिक को हमेशा खुश रखना चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा ये लिख देंगे, छाप देंगे या प्रसारण कर देंगे। इंडिया टुडे का संबंध आरएसएस से भी है। इसने आरएसएस के बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर खाने से जो बात आती है उससे लगता है कि ये आरएसएस की छत्र छाया में पल रहा है। और इन ओपिनियन पोल्स की विश्वसनीयता उस समय खत्म हो जाती है जिस समय इनके आंकड़े बिल्कुल उल्टे पड़ जाते हैं। दिल्ली के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, जितने भी चुनाव होते हैं लगभग हर जगह इनके आंकड़े फ्लॉप हो जाते हैं, इनके आंकड़े गलत हो जाते हैं। लेकिन ये बाज नहीं आते हैं, इनका जो है अभियान चलता रहता है और उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। उसकी क्या वजह है आपको हम बताते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज मैंने एक चैनल पर एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता को देखा, तो वह बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता कह रहा था कि हमारे पास भी लोग आते हैं, बहन जी के पास भी लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे दीजिए
तो आपकी हम सरकार बना देंगे और आपके आंकड़े हम बढ़ा चढ़ा करके दिखाएंगे। ये सत्य घटना है और एक बड़े चैनल पर उन्होंने ये बात को कही है और वहीं पर सीएसडीएस के हेड बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ सर्वे करते हों, लेकिन हमारी एजेंसी ऐसा नहीं करती है। कोई भी एजेंसी नहीं कहेगी कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब पैसे लेने की बात होगी और महिमा मंडित करने की बात होगी तो हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा सर्वे या ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसी नहीं है जो बगैर पैसा लिए काम करे। अगर कांग्रेस उन्हें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पैसे दे तो शायद वह कांग्रेस का प्रचार करते हुए नजर आए, और जो पैसे नहीं देगा उसको बिल्कुल रसातल में धंसा देंगे, सबसे नीचे कर देंगे आंकड़ों के लिहाज से। तो ये फेक सर्वे कहा जाए या एक जेन्युइन कहा जाए, समझ से परे है। लेकिन इतना जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक बहुत ही मायावी पार्टी और संगठन है। ये हर तरह से हर समय चुनावी मूड में रहता है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हमेशा ये चुनावी मूड में ही अपना प्रचार प्रसार करवाने के लिए अखबारों को, चैनलों को मालामाल करते हैं। तो उसी का एक नमूना है जो आज देखने को मिला है कि अभी कोई लोकसभा के चुनाव की चर्चा भी नहीं है। अभी तो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव पर भी बहुत से ओपिनियन पोल आ रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे हैं। लगभग सभी। एक ऐसा सर्वे आया है जो कि अखिलेश यादव की तरफदारी कर रहा है या अखिलेश यादव को की बढ़त दिखा रहा है। बाकी सारे जितने भी सी वोटर, सीएसडीएस और भी सर्वे कंपनियां हैं, वे सब भारतीय जनता पार्टी को और हर राज्यों में जीतते हुए दिखा रहे हैं। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है, इसके बारे में सर्वे चुप है, कोई जानकारी नहीं दिया है। लेकिन आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं, देश के मतदाता सोच सकते हैं, और जो लोग कोरोना से प्रभावित हैं, जिनके घर में मौतें हुई हैं, जिनके घर में बीमार हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और किसानों की समस्या और किसानों का आंदोलन, और किसानों का आंदोलन खत्म करके किसानों को दिया गया धोखा, ये सब कुछ बयां कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की न तो सरकार बनने वाली है राज्य में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख है। हमेशा लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है दिल्ली के लिए, प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए। और उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सरकार बन जाती है तो उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है। तो सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी तो इनकी सरकार केंद्र में भी बनेगी? हम तो नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश से रास्ता होके जाता है दिल्ली को। और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो क्या गारंटी है कि अगली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में फिर से बनेगी? हमें इन अंधविश्वास और इन दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं है। हां, यह है कि जब जिसकी लहर होती है और जब जिसके अनुकूल माहौल होता है उसी के अनुसार सरकार बनती है। कभी कभी तो जीतते जीतते कोई सरकार
बनते बनते रह जाती है और कभी बहुत दूरी होने के बावजूद बना लेती है सरकार अपनी। अब वो चाहे राष्ट्रवाद का मामला हो, वो हावी हो जाता है, वो हिंदू मुस्लिम का मामला हो, वो हावी हो जाता है, हिंदू सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ किया जाता है और राष्ट्र के साथ, सेनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। तो खिलवाड़ तो बहुत बहुत बड़े बड़े से होते हैं, लेकिन जो खिलवाड़ मीडिया के साथ किया जा रहा है और मीडिया को पटा करके, मीडिया को मालामाल करके अपने पक्ष में हवा बनाई जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? और क्या इससे आप प्रभावित होंगे? क्या इंडिया टुडे के आंकड़ों से जो कह रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, 272 सीट आ सकती है, 296 सीट एनडीए की आ सकती है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 53% से बढ़कर के 59% हो गई है, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? हमें तो नहीं लगता कि आप विश्वास कर रहे हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो महंगाई के मारे हुए हैं, जो कोरोना के मारे हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, वो भी विश्वास कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर ईमानदारी से सर्वे हो, ईमानदारी से आंकड़े पेश किए जाए और ईमानदारी से चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब कहीं भी नहीं बन सकती। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, वो न सिर्फ वर्तमान से खिलवाड़ कर रही है, देश को बेच रही है, बल्कि हमारे इतिहास से भी खिलवाड़ कर रही है। अब आज के दिन देखिए क्या हुआ। इंडिया गेट का नाम सुना होगा आपने। इंडिया गेट पर एक ज्योति जलती रहती है 24 घंटे, आज से नहीं 50 साल पहले से, 26 जनवरी 1972 से। बांग्लादेश को आजाद कराने के बाद से ही लगभग 400 लोग मारे गए थे बांग्लादेश की लड़ाई में। उनके नाम पर, उनकी याद के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए वहां पर अनवरत ज्योति जलती रही है। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है। आज उस ज्योति को, अमर ज्योति को, शहीद ज्योतियों को बुझा दिया गया। तो क्या ये हमारे सैनिकों के साथ बलिदान हुए योद्धाओं के साथ नाइंसाफी नहीं है? अब उसमें तर्क यह दिया जा रहा है कि इंडिया गेट गुलामी का प्रतीक है, इसे अंग्रेजों ने बनाया था। वास्तव में अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन वहां पर जो लौ जल रही है, जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो तो शहीदों के लिए हो रही है जो बांग्लादेश की लड़ाई में मारे गए थे। तो गुलामी का प्रतीक तो संसद भवन भी है, उसको भी ढहा दीजिए। लाल किला भी है जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, वो भी मुगल काल का है और मुसलमानों का बनवाया हुआ है, उसको भी ढहा दीजिए। ताजमहल है, ताजमहल को भी ढहा दीजिए, वो भी तो गुलामी का प्रतीक है। इस तरह से बहुत सी धरोहरें मुगल काल की हैं, मौर्य काल की हैं, गुप्त काल की हैं। तो क्या उन्हें गुलामी का प्रतीक कह करके उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा और एक शहीदों की याद में जो लौ जल रही है उसको बुझा दिया जाएगा? वहां से शिफ्ट कर दिया गया और वहां से कहा गया कि लौ को ले जा करके राष्ट्रीय समर स्मारक पासी में बना हुआ है, लगभग 400 मीटर की दूरी पर है, वहां पर शिफ्ट कर दिया। हमारा सवाल है कि आपने भले अच्छा हुआ कि बनाया राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय समर स्मारक आपने बनाया, नया बना है, 2019 में बन के तैयार हुआ था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रवाद के विकास के लिए, इतिहास की जानकारी के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास से लोगों को रूबरू करने के लिए और शहीदों की याद को समेटने के लिए अच्छी कोशिश है वो, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन यहां की इंडिया गेट की लौ भी जलने देते और वहां की भी लौ जलती रहती, तो क्या क्या बुराई थी इसमें? लेकिन नहीं, यहां का बुझा दिया गया
और वहां का जल रहा था पहले से ही, और यहां की लौ को ले जा करके उसमें छुआ दिया गया। मतलब एक ऐसा पाखंड है, आग तो पहले से ही जल रही है, अब आग को आग से जला रहे हैं। यहां से मसाल लिए और वहां ले जा करके उसमें छुआ दिए, वो पहले से जल रहा है और इसको बुझा दिया। तो कितना बड़ा पाखंड है भारतीय जनता पार्टी का, कितना बड़ा प्रचार का एक सस्ता तरीका है अपना राष्ट्रवादी होने का दिखाने के लिए, कितना दिखावटीपन है। सब कोई देख रहा है कि इतिहास के साथ खिलवाड़, और इतिहास में कितना परिवर्तन कर दिया इन्होंने। सम्राट अशोक तक को गालियां दी जा रही है और औरंगजेब से तुलना की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। गांधी जी को भी, अशोक से लेकर के गांधी जी तक का अपमान किया जा रहा है। इसके बीच में जितने भी सम्राट आते हैं सबका अपमान किया जाता है, अकबर हो, औरंगजेब हो, कोई भी नहीं छूट रहा है। तो वर्तमान को देश बेच करके तो ये नष्ट कर ही रहे हैं, इतिहास के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भूत, वर्तमान, भविष्य सबको ये समेट रहे हैं, सबको ये नष्ट कर रहे हैं, सबको ये रसातल में भेज रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। और ऐसे माहौल में जिस समय महामारी का छाया पूरे देश पर मंडरा रहा है, मौतें हो रही हैं, लाख लाख से ज्यादा प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं, 500 से ज्यादा हर रोज मर रहे हैं, उस पर ध्यान देने के बजाय बीमारी से कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे वेंटिलेटर उपलब्ध कराया जाए, कैसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए, कैसे अस्पताल और बेड उपलब्ध कराया जाए, उस पर न जा करके ये राष्ट्रवाद का छद्म, राष्ट्रवाद का दिखावा और राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे गद्दारों को क्या फिर से देश की जनता चुनेगी? ऐसी गद्दार पार्टी को क्या फिर से कोई वोट देगा? हमें तो नहीं लगता है। अब किस आधार पर, किस बेसिस पर इंडिया टुडे प्रधानमंत्री को महिमा मंडित कर रहा है और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहा है, और किस बेसिस पर वो 271-72 सीटें दे रहा है और 296 सीटें एनडीए को दे रहा है? एक बात निश्चित है जिसे कि मानना पड़ेगा, कड़वा सत्य है कि विपक्ष में अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा हो। विपक्ष कमजोर है, यह बात भी सही है। विपक्ष में एकता नहीं है, यह बात भी सही है। लेकिन प्रधानमंत्री से नाराजगी भी बहुत ज्यादा है देश को, यह भी सही है। भले ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएं, लेकिन देश के लोगों के ऊपर जो संकट है, देश के लोगों के पास जो समस्याएं हैं, उससे लोग पीड़ित हैं और एक सशक्त विपक्ष की और एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री की तलाश कर रहे हैं। अब वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री, सशक्त विपक्ष कब तैयार होगा, या कोई मोर्चा बनेगा, या कोई पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहेगी, प्रधानमंत्री का विकल्प बनना चाहेगी, वो तो समय बताएगा। 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या माहौल होता है लोकसभा चुनाव के लिए, वो तो सामने आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि जिस रूप में सर्वे कंपनियां प्रोपोगंडा कर रही हैं, फेक न्यूज को फैला रही हैं, आरएसएस के माहौल को बना रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाच रही हैं, इससे यही समझ में आता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है और उसको बढ़त में दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को तीसरी बार कोई चुनने के मूड में नहीं है, तो उसके लिए एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, एक अफवाह तैयार किया जा रहा है और एक अफवाहों की बाजार कायम की जा रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी और उसका ब्राह्मणवाद और उसकी सोच और उसका हिंदू राष्ट्र, ये सब जीवित रहे।
हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, मैंने कई वीडियो में भी इस बात पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तैयारी चल रही है, आरएसएस के अंदर तैयारी चल रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और वो उस तैयारी की रूपरेखा कभी कभी सामने भी आ जाती है। इनके साधु संत जितने भी हैं धर्म संसद हरिद्वार में करते हैं, तो वहां पर भगवा संविधान पेश किया जाता है, और वो भगवा संविधान मनुस्मृति पर आधारित, और किसी और से नहीं के माध्यम से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने पेश किया है नया संविधान धर्म संसद में हरिद्वार में। तो क्या यह देश विरोधी गतिविधि नहीं है? क्या यह देशद्रोह नहीं है? क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है कि हमारा संविधान जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उसे तार-तार किया जाएगा, उसे नष्ट किया जाएगा, उसे डस्टबिन में डाला जाएगा और भगवा संविधान को लागू किया जाएगा? और जिस तरह से मार डालने काट डालने की बातें हो रही हैं, ऐसी बातें आपने मोदी राज के पहले कभी सुनी थी? नहीं सुनी थी। जब से मोदी राज आया है 2014 से, तब से लिंचिंग, सांप्रदायिकता, दंगे, फसाद सब कुछ शुरू हुआ है, और वो अपनी परिणति पर पहुंच गया है। और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि मुस्लिम समुदाय को खत्म कर देने, नष्ट कर देने, तबाह कर देने, मार डालने तक की बातें खुल करके कही जा रही, खुल्लम खुल्ला कही जा रही है। और उस पर भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चुप बैठी है। चुप होने का मतलब क्या होता है? कि मूक सहमति है, वो चाहती है कि ऐसा हो, बिल्कुल चाहती है। अगर कोई दूसरी पार्टी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी होती, कोई नक्सलवादी होते, ऐसे बयान देते, तो तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाता, और उन्हें 10 साल के, कम से कम 10 साल के लिए ठोस दिया जाता जेलों में। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, राज्य में, हर जगह, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो क्यों कार्रवाई होगी? और साधु संत लोग ऐसा कर रहे हैं। साधु संत तो उनके खासम खास होते हैं, साधु संतों को तो महिमा मंडित करते हैं। जितने शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, ये सब आरएसएस के खास हैं। और इन खास लोगों में से अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है और मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात कर रहा है, तब तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। उनको नाराजगी किस बात की होगी? और इनके अभियान को, इनके जो हिटलरवादी इरादे हैं, उनको नष्ट करने के बजाय उन्हें और हवा दी जा रही है। लेकिन ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र गहराइयों तक है। इसलिए अब सुप्रीम